I welcome you all to Major HS Kalsi Balnoi Academy. This is Abhishek. Today we are going to discuss important current affairs. आज हम important current affairs डिस्कस करेंगे जिसमें कि डिफेंस करंट अफेयर्स है, नेशनल न्यूज है, इंटरनेशनल न्यूज है, स्पोर्ट्स न्यूज है. लेट्स स्टार्ट. जैसा कि हमने क्लास में भी बहुत बार डिस्कस किया है, करंट अफेयर्स प्लेज अ मेजर रोल इन एग्जामिनेशंस. इसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के देखने को मिल जाएंगे. लेट्स डिस्कस. एज यू कैन सी, फर्स्ट करंट अफेयर्स, द 5th एडिशन वियतनाम, इंडिया एंड वियतनाम बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज विनबेक्स एक्सरसाइज कंक्लूड की गई थी इंडिया और वियतनाम के बीच में. विनबेक्स एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज की गई थी? विनबेक्स एक्सरसाइज. और ये कौन सी एक्सरसाइज है? ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है. ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है. कहां पर कंडक्ट की गई थी? इसको कंडक्ट कराया गया था अंबाला में और कराया गया था चंडी मंदिर. अंबाला में और चंडी मंदिर में इसको कंडक्ट कराया गया था. इंडिया की तरफ से किसने इसमें पार्टिसिपेट किया था? इंडिया की तरफ से इसमें क्रॉप्स ऑफ इंजीनियर्स ने पार्टिसिपेट किया था. इंजीनियर्स ने पार्टिसिपेट किया था. कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर पार्टिसिपेटेड इन दिस विनबेक्स एक्सरसाइज. और वियतनाम की तरफ से वियतनाम कंटिजेंट ने पार्टिसिपेट किया था. और वियतनाम पार्टिसिपेटेड. सो विनबेक्स एक्सरसाइज हमारी किसके बीच में होती है? इंडिया और वियतनाम के बीच में होती है. और ये अंबाला और चंडी मंदिर में कराई गई थी. दैट्स इन हरियाणा. अभी रिसेंटली हमने वियतनाम को एक चीज गिफ्ट भी की है. हमने वियतनाम को आईएनएस किरपान दिया है. क्या दिया है? आईएनएस किरपान दिया. सो अगेन दिस बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर करंट अफेयर. तो हमने क्या डिस्कस किया अभी? हमने डिस्कस किया अभी वियतनाम विनबेक्स एक्सरसाइज. क्वेश्चन क्या पूछेगा? अभी रिसेंटली विनबेक्स एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? तो इंडिया और वियतनाम के बीच में होती है. कहां पर कराई गई? अंबाला एंड चंडी मंदिर में कराई गई. ठीक है. कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर पार्टिसिपेटेड इन वियतनाम कंटिजेंट पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सरसाइज. तो ये बायलैटरल एक्सरसाइज होती है, आर्मी एक्सरसाइज है. इस चीज को आपको ध्यान में रखना है और आपको पता करना है. तो इसके बाद हम सेकंड करंट अफेयर्स देखते हैं. इंडियन आर्मी सक्सेसफुली कंडक्टेड मल्टीलेटरल एनुअल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज. तो ज्वाइंट ह्यूमैनिटेरियन और डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज हमने अभी कंडक्ट की है. इसका नाम है संयुक्त विमोचन. संयुक्त विमोचन कहां पर कंडक्ट कराई गई है? ये कंडक्ट कराई गई थी अहमदाबाद एयर पोरबंदर गुजरात. ये अहमदाबाद और पोरबंदर गुजरात में इसको कंडक्ट कराया गया था. दैट इज कॉल्ड संयुक्त विमोचन एक्सरसाइज. ठीक है. ये मल्टी एजेंसी एक्सरसाइज है. बहुत सारी एक्सरसाइज एजेंसीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था. इनका काम था दैट इज कॉल्ड मल्टी एजेंसी पार्टिसिपेटेड. एंड बेसिकली ये काम क्या करेंगे? डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है ये. रेस्क्यू ऑपरेशंस भी किए जाएंगे. रेस्क्यू ऑपरेशन भी किए जाएंगे. तो ये सारे काम इसमें किए जाएंगे. ठीक है. इसमें जैसे मैंने आपको बोला, ये एक मल्टी एजेंसी एक्सरसाइज है. मल्टी एजेंसी पार्टिसिपेट किएंगे इसमें. तो मल्टी एजेंसी में आपके कौन कौन सारे लोग आएंगे इसमें याद रखना. इसमें आपका इंडियन आर्मी आएगी, इंडियन एयरफोर्स आएगी, नेवी आएगी, एनडीएमए आएगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसको हेड करता है पीएम. एनडीआरएफ आएगा, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स. तो ये सारे लोग कौन करेंगे? इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. तो मैंने आपको क्या बताया? संयुक्त विमोचन एक्सरसाइज जो है अहमदाबाद और पोरबंदर में की गई थी. इंडियन आर्मी ने इसको कंडक्ट कराया था. इंडियन आर्मी ने इसको कंडक्ट कराया था. ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है. और इसमें मल्टी एजेंसी पार्टिसिपेटेड, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. जैसे कि आर्मी ने किया था, इंडियन एयरफोर्स ने किया था, नेवी ने किया था, एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर,
और एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो ये सारे लोगों ने पार्टिसिपेट इसमें किया था। ये सारी चीजें आपको हमने बताई। तो अभी तक हमने क्या देखा, विनबैक्स देखा, और फिर हमने संयुक्त विमोचन दैट इज एनुअल ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज हमने कवर की। इसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है दैट इज 13th एडिशन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दैट इज अग्नि वॉरियर। अब अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? पहली बात तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आता है कि ये क्वेश्चन आता है अग्नि वॉरियर रिसेंटली कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो ये जो अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज है और ये कौन सा एडिशन है? ये 13 एडिशन है, ठीक है, अग्नि वॉरियर का। ये किसके बीच में कराया गया? इंडियन आर्मी एंड सिंगापुर आर्म फोर्सेस के बीच में कराया गया। कहां पर किया गया? ये फील्ड फायरिंग रेंज में कराया गया, दैट देवलाली महाराष्ट्र, और देवलाली महाराष्ट्र में इसको कराया गया। इंडिया की ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने किसके बारे में बताई? अग्नि वॉरियर के बारे में आपको मैंने जानकारी दी, ठीक है। यू शुड बी रिमेंबर अग्नि वॉरियर इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में कराई जाती है। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर। नेक्स्ट बात करें हम फोर्थ पॉइंट की, इंडियन आर्मी कंटिजेंट कंप्राइजिंग 25 पर्सनल डिपार्टेड फॉर वेयर दैट इज कॉल्ड जकार्ता इंडोनेशिया टू पार्टिसिपेट ऑन 9th एडिशन दैट इज कॉल्ड गरुड़ शक्ति, ठीक है। अभी हमारे 25 पर्सनल पार्टिसिपेट करने गए हैं। कहां के 25 पर्सनल पार्टिसिपेट करने गए हैं? पैराशूट रेजिमेंट, पैराशूट रेजिमेंट parachute regiment participated in this 9th edition that is called गरुड़ शक्ति, और गरुड़ शक्ति में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। पैराशूट रेजिमेंट यू शुड बी रिमेंबर, और ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है, दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर। तो गरुड़ शक्ति, अग्नि वॉरियर, विनबैक्स, ये सारे क्रोनोलॉजी आपको याद भी होती जा रही है, क्लास में हम करते भी जा रहे हैं। कहां पर? इंडोनेशिया में हुई है, ठीक है। ये चीज याद रखना। एक और चीज याद रखना, इंडोनेशिया की एक नई कैपिटल भी है, द न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। न्यू कैपिटल, उसका नाम है नुसंतरा, नुसंतरा। सो कैपिटल हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम जकार्ता टू नुसंतरा। तो नई कैपिटल आपकी इंडोनेशिया की है, दैट इज नुसंतरा। और अभी गरुड़ शक्ति है जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, जो कि इंडोनेशिया में कंक्लूड कराई गई 2024 का। और ये कौन सा एडिशन है? एंड दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर। नेक्स्ट वन, फिफ्थ पॉइंट, दैट इज कॉल्ड पूर्वी लहर एक्सरसाइज। पूर्वी लहर, अगर आपसे बोला जाए एक्सरसाइज पूर्वी लहर की बात की जाए तो याद रखना, सो बेसिकली इट्स एन आर्मी एयरफोर्स नेवी जॉइंट एक्सरसाइज एट अरुणाचल प्रदेश में कराया गया इसको, पूर्वी लहर एक्सरसाइज। बेसिकली ये इंडियन टू एक्सेस द इंडियन नेवी प्रिपेयर्डनेस, इंडिया की नेवी की प्रिपेयर्डनेस के लिए है फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी। सो बेसिकली ये क्या है? व्हाट इज दिस पूर्वी लहर? सो बेसिकली इट्स अ जॉइंट एक्सरसाइज ऑफ आर्मी नेवी एयरफोर्स, और बेसिकली ये अरुणाचल प्रदेश में कराई गई टू access the Indian Navy preparedness, Indian Navy preparedness and ability to tackle the maritime security challenge in the region. तो मैंने आपको क्या बताया, पूर्वी लहर का काम क्या होगा? ये जस्ट टू हेल्प एन इंडियन नेवी टू प्रिपेयर their preparedness and ability to tackle the maritime security challenge in the region. This thing you should be remember. और ये इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की जॉइंट एक्सरसाइज है जो कि अरुणाचल प्रदेश के शीयोमी डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट कराई गई, और ये 4 दिन तक कराई गई थी। इस चीज के बारे में आपको हमने जानकारी दी। तो दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर, पूर्वी लहर। यू शुड बी रिमेंबर विनबैक्स, इंडिया और वियतनाम के बीच में हुई है विनबैक्स एक्सरसाइज। देन यू शुड बी रिमेंबर अबाउट गरुड़ शक्ति जो कि इंडोनेशिया में कराई गई थी। तो इस तरीके से आपको मैक्सिमम चीजें पता हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल अभी मैंने अग्नि वॉरियर भी कराई, इंडिया और सिंगापुर के बीच में कराई गई। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन मैरीटाइम और इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल।
सो बेसिकली ये क्या था, इंडियन मैरीटाइम हेरिटेज फेस्टिवल। अभी ये रिसेंटली कहाँ कराया गया था, ये न्यू दिल्ली में कराया गया था, और ये सेकेंड एडिशन है जिसमें हम बहुत सारी एग्जीबिशंस वगैरह करेंगे, ठीक है। इनमें हम एआई का भी यूज करेंगे, ठीक है, बहुत सारे डिस्प्लेस किए जाएंगे। सो इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल रिसेंटली द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दैट इज जनरल अनिल चौहान हैज इनॉग्रेटेड द सेकेंड एडिशन, और सेकेंड एडिशन कराया गया। ये कहां पर कराया गया, ये हमारा ये न्यू दिल्ली में कराया गया। नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड इंडियन कोस्ट गार्ड conducted the 11th edition that's called maritime security rescue exercise SAREX। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन कराया गया इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, उसका नाम है SAREX। कहां पर कराया गया ये, इट वाज कंक्लूडेड एट कोची। बेसिकली इसका थीम क्या था, ये किस पे बात करता है, इट इज वर्किंग ऑन एनहांसिंग द रिसर्च एंड रेस्क्यू कैपेबिलिटी थ्रू रीजनल कैलिब्रेशन। सो इसका जो थीम है यही बात कर रहा है कि हमको एनहांस करना है क्या, सर्च एंड रेस्क्यू कैपेबिलिटीज थ्रू रीजनल कैलिब्रेशन। And it also highlighted the importance of international cooperation in strengthening the maritime safety। तो सारेक्स की बात करें आप, ये किसका है, ये कोस्ट गार्ड के द्वारा कराया गया था, और बेसिकली ये क्या था, कोची में इसको कंक्लूड कराया गया था, और इसका काम क्या था, रेस्क्यू ऑपरेशन करना, सर्च ऑपरेशन करना, और इंटरनेशनल एजेंसीज की पार्टिसिपेशन के थ्रू इसको काम कराना, इसका काम है। तो आईसीजी का ये एक इनिशिएटिव है, और ये 11th एडिशन है जो कि सारेक्स हमने कोची कोस्ट पे कंक्लूड कराया। दिस नेक्स्ट वन, अभी रिसेंटली देखो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड सिनबेक्स। सो बेसिकली इट्स अ फर्स्ट एडिशन जॉइंट टेबल टॉप एक्सरसाइज सिनबेक्स बिटवीन हुम इंडियन आर्मी एंड कंबोडियन आर्मी। इंडियन आर्मी एंड कंबोडियन आर्मी के द्वारा कंक्लूड कराया गया, वेयर एट फॉरेन ट्रेनिंग नोट एट पुणे, और पुणे में कंक्लूड कराया गया सिनबेक्स एक्सरसाइज दैट इज बिटवीन इंडिया एंड कंबोडिया। You should be remember this thing, you should be remember for examination point of view। इसमें किसने पार्टिसिपेट किया, इसमें इंडिया की तरफ से इन्फेंट्री ब्रिगेड ने पार्टिसिपेट किया। किसने पार्टिसिपेट किया, इन्फेंट्री ब्रिगेड पार्टिसिपेटेड, दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर। और बेसिकली इसका काम क्या था, इसका काम था एम्ड एट वेयर टू काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज ऑपरेशन। इसका एम क्या था, टू काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन, बेसिकली टू काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन। तो इसमें साइबर वारफेयर को लेके आवाज उठाई गई, हाइब्रिड वारफेयर को लेके इन्होंने बात किया गया। इनमें बोला डिस्कशन करेंगे हम किसमें, साइबर वारफेयर को लेके, हाइब्रिड वारफेयर को लेके, ठीक है, लॉजिस्टिक चेन एंड सप्लाई के ऊपर बात किया जाएगा, ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर रिलीफ रेस्क्यू की बात की जाएगी कि किस तरीके से हमको काम करना है। तो आपको ये क्या करना है, सिनबेक्स है जो कि इंडिया और कंबोडियन आर्मी के बीच में कराई गई है। कहां पर कराई गई है, फॉरेन ट्रेनिंग नोट एट पुणे में कराई गई। और इन्होंने डिस्कशन भी किया था कहां पर, हाइब्रिड वारफेयर के ऊपर, साइबर वारफेयर के ऊपर, रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन के ऊपर, डिजास्टर रिलीफ के ऊपर, एंड लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन के ऊपर इन्होंने बात की। तो हमने अभी तक देखा, हमने सिनबेक्स देखा, हमने सारेक्स देखा, हमने इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल देखा, हमने पूर्वी लहर के बारे में जाना, क्या पूर्वी लहर का काम है, पूर्वी लहर इंडियन नेवी को किस तरीके से हेल्प करेगी टू टैकल द मरीन टाइम सिक्योरिटी चैलेंज इन द रीजन। तो ये सारे हमने टॉपिक देखे। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए पूरे आप अगर प्रिपरेशन को देखें ना, तो जो एग्जामिनेशन है डिफेंस के, जो एग्जामिनेशन है उसमें आप डिफेंस को ले लीजिए टॉप प्रायोरिटीज, ठीक है, फिर स्पोर्ट्स को ले लीजिए, फिर इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स ले लीजिए, कोई प्लेसेस इन न्यूज ले लीजिए, कोई स्पेस का न्यूज ले लीजिए, कोई टेक्नोलॉजी न्यूज में है, कोई टैंक न्यूज में है, कोई मिसाइल न्यूज में है। तो वो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आई विल बी शेयरिंग यू दिस पीडीएफ, मैं आपके साथ ये पीडीएफ शेयर भी करूंगा जिसमें कि आपको एक रफ आइडिया लग जाए किस तरीके से चीजें पूछी जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं 9th पॉइंट, द 4th एडिशन जो बेसिकली कराया गया, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। द 4th एडिशन दैट इज इंडिया एंड मलेशिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दैट इज हरिमाऊ शक्ति। कहां पर किया गया, ये पहांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मलेशिया में किया गया। तो हरिमाऊ शक्ति हमारी क्या है, हरिमाऊ शक्ति हमारी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और मलेशिया के बीच में है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इंडिया और मलेशिया के बीच जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये चीज आपको याद रखना है। अभी हम लोग रिसेंटली मलेशिया को क्या दे रहे हैं, रिसेंटली वी आर गिविंग व्हाट मलेशिया, वी आर प्रोवाइडिंग व्हाट तेजस। हम मलेशिया को तेजस प्रोवाइड कर रहे हैं, और तेजस किसके द्वारा डेवलप किया गया है,
इट हैज बीन डेवलप्ड बाय होम, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, एंड HAL हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड एट बेंगलुरु। तो ये हमने चीजें बताई। फोर्थ एडिशन है हरिमाऊ शक्ति, जो कि इंडिया और मलेशिया के बीच में होता है, और ये मलेशिया के पहांग डिस्ट्रिक्ट में कराया जा रहा है, और मलेशिया भी रिसेंटली था, वी आर प्रोवाइडिंग मलेशिया। और ये है क्या, तेजस क्या है, LCA है, दैट इज कॉल्ड लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। तो ये है क्या, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय HAL, और HAL को अभी नवरत्न का स्टेटस दिया गया। इट हैज बीन अकॉर्डेड अ स्टेटस ऑफ नवरत्न, और नवरत्न का स्टेटस इसको मिला हुआ है। दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गया होगा आपको। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आप नोट डाउन भी करते रहें, PDF भी हम आपको शेयर करेंगे, इट विल बी यूजफुल फॉर यू। द बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज इंडिया एंड श्रीलंका स्लाइनेक्स, बेसिकली स्लाइनेक्स एक्सरसाइज किसके बीच में है, ये एक नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्लाइनेक्स एक्सरसाइज है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देन यू शुड बी रिमेंबर स्लाइनेक्स एक्सरसाइज। और ये कहां पर कराई गई, ये हमारी कराई गई विशाखापट्टनम में। इट हैज बीन कंक्लूडेड विशाखापट्टनम, और ये हमारे 2 फेज में कराई गई थी, ठीक है, एक था सी फेज, एक हार्बर फेज में कराया गया था। विशाखापट्टनम हमारा क्या है, ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर है, ईस्टर्न नेवल कमांड है। अगर आप बात करो नेवल कमांड की, तो हमारे कंट्री में 3 नेवल कमांड है, ठीक है। एक है आपका ईस्टर्न नेवल कमांड, जो कि है आपका विशाखापट्टनम, वेस्टर्न है आपका मुंबई में, ठीक है, फिर सदर्न है आपका कोची। तो ये 3 नेवल कमांड है। तो ये जो एक्सरसाइज कराई जा रही है स्लाइनेक्स, वो कहां कराई गई है, ईस्टर्न कमांड में कराई जा रही है, विशाखापट्टनम में। और इसमें INS सुमात्रा ने ईस्टर्न फ्लीट अलॉन्ग विथ स्पेशल फोर्सेस टीम पार्टिसिपेटेड फ्रॉम इंडियन साइड, वेयर एस SLNS शौर्य ऑफशोर पेट्रोल वेसल अलॉन्ग विथ स्पेशल फोर्सेस पार्टिसिपेटेड फ्रॉम श्रीलंका नेवी। तो इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया, INS सुमात्रा ने पार्टिसिपेट किया, एंड श्रीलंका की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया, SLNS शौर्य ने पार्टिसिपेट किया। और ये कहां पर कराया गया, इट हैज बीन कंक्लूडेड वेयर, इट हैज बीन कंक्लूडेड एट ईस्टर्न नेवल कमांड ऑफ विशाखापट्टनम। और 3 नेवल कमांड होती है, ईस्टर्न जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम है, वेस्टर्न बॉम्बे है, एंड सदर्न पार्ट दैट इज कॉल्ड कोची। दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर। नेक्स्ट इज Ministry of Culture and Government of India has collaborated to have a Buddhist conference और confederation। तो IBC कराया गया, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन कराया गया। ये होस्टेड फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट इन न्यू दिल्ली, और पहली बार बुद्धिस्ट समिट कराया गया। अब देखिए एग्जामिनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यहां मैं हिस्ट्री को रिकॉल करूंगा, और बुद्धिस्ट की जितनी काउंसिल हुई थी, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, तो वो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल इंपॉर्टेंट हो जाती है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एंड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। कहां पर ये काउंसिल्स हुई, किसने चेयर किया, और इनका आउटकम क्या निकला। तो ये आपका करंट और स्टैटिक दोनों ही साथ साथ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोलैबोरेटेड विद व्हाट, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के साथ इन्होंने होस्ट किया फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट। और थीम क्या था, रोल ऑफ बुद्धा धर्मा इन स्ट्रेंथनिंग द एशिया। और इन्होंने एक लैंग्वेज को भी स्टेटस दिया है, लैंग्वेज को भी स्टेटस दिया है, क्लासिकल लैंग्वेज को, जिसको पाली को इन्होंने एक्सेप्ट किया है लैंग्वेज के तौर पे, ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि पाली वाज द लैंग्वेज ऑफ बुद्धा, जिससे कि वो लोगों को कम्युनिकेट करते थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट कहां पर हुई, न्यू दिल्ली में हुई, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिलकर इसको होस्ट कराया। और थीम क्या था, रोल ऑफ बुद्धा इन स्ट्रेंथनिंग द धम्मा इन एशिया। धम्मा इज बेसिकली व्हाट, धम्मा इज बेसिकली अ कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, इट्स बेसिकली अ कोड ऑफ कंडक्ट, इट्स बेसिकली अ वे ऑफ लाइफ। ये कोड ऑफ कंडक्ट है, वे ऑफ लाइफ है, जीने का तरीका है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हर किसी को फॉलो करने हैं, वो है धम्मा। और धम्मा को प्रोपोगेट करने के लिए बुद्धा ने स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए थे, उनका नाम था धम्म महामात्रास। द नेम इज धम्म महामात्रास। दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर। तो आई थिंक सारी चीजें क्लियर होती आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं 12th पॉइंट, दैट इज COP 29 समिट
दैट होस्टेड इन अजरबैजान यूएई। कहां पर कंडक्ट कराई गई? यूएई में कंडक्ट कराई गई, अजरबैजान में कंडक्ट कराई गई इसको, ठीक है। COP 29 कहां पर कंडक्ट कराई गई? यूएई अजरबैजान में कंडक्ट कराई गई। दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर। और इसमें यूएई ने सॉरी अजरबैजान की सिटी में कराई गई, दैट इज कॉल्ड बाकू, बाकू में कराई गई। और यहां पर यूएई ने क्या एक प्लान रिवील किया? यूएई हैज अनवील्ड एन इंपॉर्टेंट थिंग, ये बाकू में कराई गई। और यूएई अनवील्ड एन एम्बिशियस इनिशिएटिव टू क्रिएट अ ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस। दिस इनिशिएटिव, इसका एम क्या था? टू डबल द ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी, जो ग्लोबल एनर्जी है उसको डबल करना है बाय 2030 एंड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू कार्बन इमिशन रिडक्शन। और जो कार्बन इमिशन हो रहा है उसको रिड्यूस करने में हमको हेल्प करना है। जो हमारी एफिशिएंसी है ग्लोबल की एनर्जी की, उसको डबल करना है और जो कार्बन इमिशन है उसको रिड्यूस करना है। COP 29 कहां पर हुई है? अजरबैजान बाकू में हुई है। अब देखो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा। अब COP 29 तो आपको पता चल गया कि भाई COP 29 आपकी बाकू में हुई है। अब COP 30 कहां पर होगी? 2025 में। 2025 में COP 34 होगी आपकी ब्राजील में। कहां पर होगी? ब्राजील में होगी। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि COP 30 कहां पर होगी? ब्राजील में होगी। ब्राजील की किस सिटी में होगी? बेल्लम में होगी, बेल्लम सिटी में होगी ब्राजील में। अब देखो एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन कैसे आएगा, मान लो ऐसे आ गया क्वेश्चन, COP 26 कहां हुई? COP 27 कहां हुआ? COP 28 कहां हुआ? COP 29 कहां हुआ? COP 30 कहां हुआ? COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ये किससे संबंधित है? क्लाइमेट चेंज से। एक बार एक डिफेंस के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आया था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इज रिलेटेड टू व्हाट? 4 ऑप्शन दे दिए, रेलवे से है, ट्रांसपोर्ट से है, क्लाइमेट चेंज से है, किससे है? ये सोलर एनर्जी से। इट इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। COP का मतलब ही है दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। इसका मतलब ही है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। अब COP 26 कहां हुआ था? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। COP 27 कहां हुआ था? आपका इजिप्ट में हुआ था। COP 28 कहां हुआ था? दुबई में हुआ था। COP 29 कहां हुआ था? बाकू में हुआ था, अजरबैजान। COP 30 कहां हुआ? ब्राजील में हुआ। इसके तौर पे आपको सारी चीजें याद रखनी है। तो इससे क्या होगा कि आपके लिए चीजें आसान होंगी, आप आसान से चीजें पढ़ सकते हो, चीजें समझ सकते हो। और उसमें यूई ने क्या प्लान किया कि हमको डबल करनी है ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी और रिड्यूस करना है किसमें? कार्बन एमिशन। दिस बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नेक्स्ट बात करते हैं फॉर 13 पॉइंट। द 4th एडिशन किया गया पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज की गई, उसका नाम है सी विजिल। सी विजिल कंक्लूडेड सक्सेसफुली, ये 4th एडिशन है। एंड दिस एक्सरसाइज कंडक्टेड ओवर 36 आवर पीरियड demonstrated India's unwavering commitment to strengthen its maritime security and coastal defense mechanism। तो कोस्टल डिफेंस मैकेनिज्म को सपोर्ट करना है, किस तरीके से स्ट्रेंथन करना है, मैरीटाइम सिक्योरिटी करनी है, ठीक है, किस तरीके से उसको काम करना है, उसके लिए पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज की गई। अगर आप कोस्टल की बात करें, इंडिया का टोटल 7,500 किलोमीटर का कोस्टल एरिया है। इट इज हैविंग मोर देन, जो हमारी कोस्टल बाउंड्रीज है, इट इज मोर देन, इसमें मैं अंडमान एंड निकोबार भी काउंट कर रहा हूं, लक्षद्वीप भी काउंट कर रहा हूं। टोटल बाउंड्री कितनी है? मोर देन 7,500 किलोमीटर वी आर हैविंग कोस्टल बाउंड्री। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए पैन इंडिया डिफेंस एक्सरसाइज की गई थी, दैट कॉल्ड सी विजिल एक्सरसाइज। So it has been conducted to strengthen the maritime security and coastal defense mechanism. This thing you should be remember. Next बात करते हैं, अभी हमारा इंडिया वुमेन हॉकी टीम्स हैज रिसेंटली रिटेन द टाइटल ऑफ वुमेन एशियन चैंपियन ट्रॉफी। ये बेसिकली बिहार में कराया गया था, राजगीर पटना में कराया गया था, और हमने रिसेंटली डिफीटेड चाइना बाय 1-0 इन द फाइनल। तो अभी रिसेंटली एशियन हॉकी चैंपियनशिप वुमेन्स की किसने जीती? इंडिया ने जीती है। एंड इंडिया हैज होस्टेड दिस टूर्नामेंट एंड दिस थिंग यू शुड रिमेंबर। और बिहार में इसको होस्ट कराया गया था, बिहार स्टेट वाज होस्टिंग दिस टूर्नामेंट। नेक्स्ट यू शुड बी रिमेंबर अबाउट, अभी रिसेंटली FIA प्लेयर, FIA बेसिकली, FIA का मतलब क्या होता है? FIA का मतलब होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। देखिए फुल फॉर्म है FIA, लेकिन इसका मतलब क्या है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। हॉकी फेडरेशन। सो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में इंडियन मेन हॉकी टीम कैप्टन हरमनप्रीत सिंह एंड PR Srejas हैज वॉन
द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ईयर एंड गोलकीपर ऑफ द ईयर, that is 2024. Both Harmanpreet and Srijez has received this recognition during FIA Statutory Congress in Oman. ओमान में इन्होंने ये अवार्ड को जीता है। FIA is basically an हॉकी इंटरनेशनल फेडरेशन का एक अवार्ड होता है, प्लेयर ऑफ द ईयर जो कि मिला है दैट इज हरमनप्रीत, एंड गोलकीपर ऑफ द ईयर मिला है PR श्रीजेश को। ये इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन, 18 G20 समिट वर हेल्ड रिसेंटली एट रियो दी जेनेरियो। जो G20 की समिट हुई थी, 18 G20 समिट, 17 कहां हुई थी G20 की समिट? वो हमारी इंडिया में हुई थी। 18 कहां हुई है? वो हमारे ब्राजील में हुई है। ठीक, 19 कहां होगी G20 की समिट? ये हमारी साउथ अफ्रीका में होगी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस बार का जो थीम था वो क्या था? बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट। इस बार का थीम हमने अभी डिसाइड कर लिया, जो था हमारा, वो हमने देखा कि किस तरीके से हमको एक वर्ल्ड बिल्डअप करना है जो कि सस्टेनेबल प्लैनेट कर सके। सस्टेनेबल का मतलब होता है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट इन सच अ वे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड फॉर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है। और इस बार का 17 का थीम क्या था? दैट इज कॉल्ड वासुदेवम कुटुंबकम। इसका मतलब होता है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वासुदेव कुटुंबकम। और ये कहां से लिया गया है? इट हैज बीन टेकन फ्रॉम महाउपनिषद। ये एक बार एक पेपर में भी पूछा था, वासुदेव कुटुंबकम कहां से लिया गया है? महाउपनिषद से लिया गया। इसका मतलब होता है एक अर्थ, एक परिवार और एक फ्यूचर। वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, वासुदेव कुटुंबकम। एंड दिस थिंग शुड रिमेंबर। ब्राजील का हमने देखा, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड इन अ सस्टेनेबल प्लैनेट। और 19 जो G20 का समिट होगा साउथ अफ्रीका में होगा। और अफ्रीकन यूनियन जिसमें मोर देन 50 कंट्रीज हैं बिकम अ पार्ट ऑफ G20। अब घर जाके G20 में कितनी कंट्रीज हैं वो सारी आपको देख लेना एक बार। ठीक है। ब्रिक्स की इसमें कितनी कंट्रीज हैं, ब्रिक्स में भी नए मेंबर कौन ऐड हुए हैं, आसियान में नए मेंबर कौन ऐड हुए हैं। इस तरीके से आपकी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी रेडी हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रसार भारती ने अभी अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया। OTT का मतलब क्या होता है? OTT का मतलब होता है ओवर द टॉप। जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं अमेजन प्राइम, हॉटस्टार, ठीक है, मूवी मैक्स। तो OTT का मतलब होता है ओवर द टॉप। तो अभी इनका खुद का एक OTT का प्लेटफॉर्म अभी रिलीज किया, उसका नाम है वेव्स। और द ऐप इज अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड एंड iOS। और इनका काम क्या होगा? इनका काम क्या होगा? टू डिलीवर अ डाइवर्स कंटेंट। और इनकी टैगलाइन है वेव्स, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर। ये मोर देन 10 लैंग्वेजेस में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और ये हमारा प्रसार भारती का इनिशिएटिव है। पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैज लॉन्च ओन OTT वेव्स। तो ये चीजें याद रखना। अच्छा आप मुझे बताओ, तो इतनी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि एक इनका प्रसार भारती का OTT प्लेटफॉर्म। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताना आप लोग कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका खुद का OTT प्लेटफॉर्म है? विच स्टेट हैविंग देयर ओन OTT प्लेटफॉर्म? ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दिल्ली पुलिस हैज इनिशिएटेड ऑपरेशन कवच। अब ये ऑपरेशन कवच किससे डील करता है? ऑपरेशन कवच है क्या? व्हाट इज ऑपरेशन कवच? कई बार आएगा, बहुत सारे ऑपरेशंस इंडिया ने किए हैं, तो वो सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस आपको हम क्लास में भी करा देंगे। और ये भी याद रखना कि ये ऑपरेशन कवच है, ये किसका ऑपरेशन है? ये दिल्ली पुलिस का इनिशिएटिव है टू basically against whom? To crack down against basically the gangs of drug trafficking, organized crime in response of rising criminal activities including shooting in the cities. दिल्ली में बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है, गैंग वॉर चल रहा है, ठीक, किडनैपिंग के केसेस हैं, ठीक है, एक्सटॉर्शन का केसेस हैं। तो उसको क्रैक डाउन करने के लिए ऑपरेशन कवच लॉन्च किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो इंडिया में जैसे कि बहुत सारे ऑपरेशन इंडियन आर्मी चलाती है, आउटसाइड इंडिया भी हम बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, अभी मान लो इजराइल में इशू चल रहा है। इजराइल में हमने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम है ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय क्यों किया गया? टू ब्रिंग बैक्स इंडियन बैक, टू ब्रिंग इंडियन बैक्स। तो ये देखो बहुत सारा न्यूज में भी था, तो हमने ऑपरेशन अजय कर लिया। और यहां पर दिल्ली में हमने अभी कौन सा बताया आपको? व्हाट आई टोल्ड यू इन दिल्ली, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन कवच। दिल्ली पुलिस में किया गया। जम्मू कश्मीर में भी किया गया था, दैट इज ऑपरेशन सर्वशक्ति।
सर्वशक्ति, ये किसके द्वारा किया गया था? इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? इंडियन आर्मी के द्वारा। इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया था। टू वाइप आउट द टेररिस्ट थ्रू आउट द जम्मू एंड कश्मीर, ऑपरेशन सर्वशक्ति वॉज लॉन्च। नेक्स्ट यू शुड बी रिमेंबर, इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम कहां बन रहा है? इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम बेसिकली एट दैट इज ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में बन रहा है। इतना आपको याद करना है। एंड मार्किंग द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द म्यूजियम फीचर AI ड्रिवन इंस्टॉलेशन, 3D एग्जीबिशंस वगैरह किए जा रहे हैं। तो इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम कहां बन रहा है? एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ओपी ग्लोबल यूनिवर्सिटी, यू शुड बी रिमेंबर। अभी रिसेंटली याद रखना, गुजरात का घर चोला, एक शॉल टाइप का है, घर चोला हैज रिसीव्ड द GI टैग। GI क्या होता है? GI होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, वहां की जगह की विशेषता बताता है, उसको GI टैग अभी रिसीव किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके लिए? घर चोला। ये 23rd GI टैग है, कहां से? गुजरात से, और ये इन हैंडीक्राफ्ट सेक्टर। विद दिस टोटल GI टैग रिसीव्ड इन गुजरात इज 27, और 27 GI टैग हो गए। इंडिया का पहला DI टैग मिला था दार्जिलिंग टी को। दार्जिलिंग टी हैज रिसीव्ड द फर्स्ट GI टैग। GI इज बेसिकली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो उस जगह की विशेषता बताता है। एक बार अगर आपको GI टैग मिल गया, इट विल बी वैलिड फॉर 10 ईयर्स, और 10 ईयर्स तक वो वैलिड होता है। नेक्स्ट याद रखो, दैट इज हिमाचल प्रदेश हैज दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क। दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क हैज बिकम द फर्स्ट जू विथ IGBC सर्टिफिकेशन। IGBC का मतलब होता है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सर्टिफिकेशन, मतलब एक क्लीन सर्टिफिकेशन है, ग्रीन बिल्डिंग है, एम्फसाइज ऑन फ्रेंडली डिजाइन, एंड विल बी द फर्स्ट जू टू अर्न दिस सर्टिफिकेशन। दैट इज कॉल्ड दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ये पहला पार्क बना है, पहला जूलॉजिकल पार्क बना है जिसको IGBC सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। नेक्स्ट याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट किया गया? ये गुवाहाटी में सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, और इसका जो थीम था दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाते हुए। एंड इट ऑल्सो ट्राइंग टू रिफ्लेक्ट व्हाट? इट ट्राइंग टू रिफ्लेक्ट aim of merge science and technology with industrial growth, making India's global leader in manufacturing। इंडिया को क्या बनाना है? ग्लोबल लीडर बनाना है। तो इसको मर्जर किया जा रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, न्यू इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजी, सो वी कैन लिंक विद इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड मेक इंडिया एज अ ग्लोबल हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और इंडिया को ग्लोबल हब बनाया जाएगा किसका? मैन्युफैक्चरिंग का। देन यू शुड बी रिमेंबर, इंडिया हैज दैट इज कॉल्ड कमेमोरेटेड एन हिस्टोरिक माइलस्टोन on 26th of November 2024। और हमने क्यों हिस्टोरिक माइलस्टोन बनाया? बिकॉज दिस वाज 75th एनिवर्सरी ऑफ अडॉप्टेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और 2015 में गवर्नमेंट ने 26 नवंबर को क्या बनाया है? कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं हम, उसको बोलते हैं संविधान दिवस। तो 26 नवंबर आपको याद रखना है, व्हाट वी सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन डे, दैट इज कॉल्ड संविधान दिवस। Why? To honor that we adopted our constitution on 26th of November 1949। 26th of November 1949 को हमने अपना क्या किया था? संविधान को अडॉप्ट किया था। We adopted our constitution, this thing you should be remember, and you should be also remember कि our constitution was came into force on 26th of January 1950। Why we celebrated 26th of January? क्योंकि हमने 1929 31st of December 1929 a triangular flag was hosted on a bank of river Ravi, और 26th of January 1930 को हमने अपना पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। इसलिए वो 26th of January डे इंपॉर्टेंट है, और उस दिन हमने अपने संविधान को लागू किया था। Our constitution was came into force, our constitution was adopted, that's why we celebrated 26 November as संविधान दिवस, and 26th of January 1950 our constitution was came into force। This thing you should be remember। अभी रिसेंटली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, रिसेंटली दैट बॉम्बे हैज वॉन द सेकंड टाइटल दैट इज ओवर मध्य प्रदेश। ठीक है, इसको बोलते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, और ये फाइनल खेला गया था चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए। तो कई बार आता है रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती, तो ये स्पोर्ट्स सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज भारत पोल। अभी देखिए हमारे यूनियन होम मिनिस्टर ने एक पोल लॉन्च किया, भारत पोल।
भारत पोल का बेसिकली काम क्या है? इट हैज बीन डेवलप्ड बाय होम? इट हैज बीन डेवलप्ड बाय सीबीआई। और इसका काम क्या होगा? रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग अमंग स्टेट पुलिस एंड सेंट्रल एजेंसीज। ठीक है, ये जो भी टू मेक इट मोर एडवांसमेंट इन इंडिया लॉ एनफोर्समेंट कैपेबिलिटीज, और ये क्या है? सीबीआई के द्वारा डेवलप किया गया है भारत पोल। जो भी डाटा शेयरिंग है सेंट्रल एजेंसीज की, स्टेट पुलिस की एजेंसीज की, उसके साथ मिलकर ये काम करेंगे और काफी ज्यादा डाटा को हम लोग यूजफुल कर सकेंगे। तो हमने भारत पोल लॉन्च किया है और ये यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट इज इसरो हैज अनाउंस्ड टू सक्सेसफुली स्प्राउटिंग द काउपी सीड्स इन द स्पेस। तो अभी हमने देखा कि अर्थ के अलावा भी हमने बाहर भी कुछ बीज बोए हैं स्पेस के में, and making it a major milestone in agriculture research beyond the earth. This achievement occurred when after PSLV SpaceX mission was launched on December and carrying 24 payload including innovative orbital experimental model that is called POEM-4। इससे हमने क्या किया? आउटसाइड अर्थ भी हमने एग्रीकल्चर की खोज कर रहे हैं स्पेस में कि भाई कहीं कुछ हमको मिल जाए। इसके लिए हमने काउपी सीड्स का सक्सेसफुली स्प्राउटिंग किया है, ऊपर से छोड़ा है। तो देखते हैं क्या रिसर्च होता है। तो ये इसरो का एक महत्वपूर्ण योगदान है। रिसेंटली त्रिपुरा हैज अचीव्ड एन माइलस्टोन। नेक्स्ट करंट अफेयर माइलस्टोन, अभी इनको ये डिस्कवरी मिली है किसकी? द बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई दैट इज कॉल्ड रचना जलिंद्र इंदिरा, जिसका नाम रचना जलिंद्र इंदिरा रखा गया, दैट इज कॉल्ड बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई। दिस यू शुड रिमेंबर, दिस इज अ वेरी रेयर स्पीसीज, हैज बीन रिकॉर्डेड फर्स्ट टाइम इन द स्टेट। और पहली बार ये रिकॉर्डेड किया गया स्पेशली कहां पर? that is called Sapphire Wildlife Sanctuary। तो अगेन दिस Sapphire Wildlife Sanctuary is in news। so ये कहां पर है? ये आपकी त्रिपुरा में है। this thing become very much important। then you should be also be very much importantly knowing that is called Banknet। Banknet क्या है? और क्योंकि Banknet क्या है? Banknet एक बेसिकली ई ऑक्शन पोर्टल है। ये बैंक के द्वारा इसको किया गया है। जो भी उनकी प्रॉपर्टीज है उनको ऑक्शंस करते हैं। मान लीजिए कोई पैसा नहीं दे पाता तो प्रॉपर्टीज वगैरह ले लेते हैं, तो उस प्रॉपर्टीज को ऑक्शंस करते हैं। उसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है दैट इज कॉल्ड Banknet। दिस पोर्टल सर्व एज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म फॉर बायर एंड इन्वेस्टर इंटरेस्टेड ऑक्शन बाय पब्लिक सेक्टर बैंक। द एम इज टू स्ट्रीमलाइन द ऑक्शन प्रोसीजर। तो ये जो भी इन्वेस्टर हैं, बायर्स हैं, उनको बेचना खरीदना है तो इस पोर्टल पे आके आप काम कर सकते हैं। Banknet ये पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा बनाया गया। Then you should be also remember, अभी recently archaeological find that a team of research and culture heritage that is called TORCH has unearthed the 3-foot idol 13th century saint नाराहरि तीर्था। नाराहरि तीर्था जी की इमेज मिली है 3 फीट की। तो वो हमको एक काफी ज्यादा हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के बारे में बताता है। that is called narrative surrounding Narahari who believed to be have an originally from that is called Chikkolu, the present in Srikullam, that is Andhra Pradesh। currently ये कहां पर है? श्रीकुल्लम इन आंध्र प्रदेश, इट वाज देयर, यू शुड बी रिमेंबर। इनकी 3 फुट की हमको एक मूर्ति मिली है, बैठने हुए आसन के तौर पे हमको ये इमेज मिली है। रिसेंटली साइंटिस्ट हैज यूजिंग अ 2 टेलीस्कोप एज अ क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रो टेलीस्कोप। ठीक है, तो टू हैव अ स्टडी अबाउट द बीनीथ द मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी के नीचे क्या है, क्या रिस्पॉन्स है, क्या आइसी सरफेस है, क्या है उसके नीचे, उसके लिए स्टडी करने के लिए 2 टेलीस्कोप का लॉन्च किया गया। साइंटिस्ट उसको देख रहा है और इसका नाम क्या है? द क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रो टेलीस्कोप। इट हैज बीन लोकेटेड बॉटम ऑफ द मेडिटेरियन सी। सो अगेन दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर, जस्ट अ सिंपल करंट अफेयर स्पेस का है। अब हम कुछ स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स को देखते हैं। द नेशनल स्पोर्ट लिस्ट। अब देखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो समझने यहाँ पर। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड बेसिकली इट इज इन व्हाट इंडियाज हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड इन स्पोर्ट्स। ठीक है, ये इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है और बेसिकली क्या किसको दिया जाता है? फॉर आउटस्टैंडिंग कोऑपरेशन इन एथलीट्स, डेडिकेटेड कोचेस को दिया जाता है, सपोर्टेड इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है। और प्राइमरीली नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स की कैटेगरी में कौन आता है? मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड आता है। क्या आता है? मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड आता है, अर्जुन अवार्ड आता है, यू शुड बी रिमेंबर। आफ्टर दैट अर्जुना अवार्डेड रिसिपेंट्स आते हैं, देन अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आता है, द्रोणाचार्य अवार्ड आता है, और लास्ट वन दैट इज मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी आती है जिसको माकात। तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में 3 चीजें आती है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड आया, अर्जुना अवार्ड आया, ठीक है, माका अवार्ड आया। तो हमने ये चीज जानी, दैट इज कॉल्ड माका अवार्ड आया। आफ्टर दैट द्रोणाचार्य अवार्ड आया। तो मैंने आपको क्या बताया अभी?
नेशनल अवार्ड किसको दिया जाता है? आउटस्टैंडिंग एथलीट को दिया जाता है, डेडिकेटेड कोचेस को दिया जाता है और सपोर्टेड इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है जिनका काफी ज्यादा योगदान है। अब देखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मेजर ध्यानचंद इज द हाईएस्ट स्पोर्ट अर्निंग अवार्ड। सो बेसिकली उनको मिलता है इनकी जिनकी परफॉर्मेंस 4 साल में बहुत बेहतर हुई है, फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द कमिंग 4 ईयर्स। तो अभी रिसेंटली ये काफी ज्यादा न्यूज में भी था। दिस अवार्ड हैज बीन इन द नेम ऑफ मेजर ध्यानचंद, द हॉकी लेजेंड बोलते हैं इनको, जिनको हॉकी का जादूगर भी बोलते थे। द लिस्टेड बिलो किनको मिला है? श्री जुगेश डी को मिला है चेस में, 18 साल की उम्र में इन्होंने काफी बड़ा अहम रोल हासिल किया है। हरमनप्रीत को मिला है हॉकी के लिए, श्री प्रवीण कुमार को मिला है पैरा एथलीट के लिए एंड मनु भाकर को मिला है शूटिंग के लिए। तो ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हाईएस्ट अवार्ड है, उनको मिलता है जिनका 4 साल में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा है थ्रू आउट द 4 ईयर्स। तो दिस हैज बीन लेडेड द अवार्ड बेसिकली नेम्ड आफ्टर मेजर ध्यानचंद हु हैज बीन द हॉकी लेजेंड। और ये 4 लोगों को मिला है, श्री गुकेश डी को मिला है, हरमनप्रीत को मिला है, प्रवीण कुमार को मिला है एंड मनु भाकर को मिला है। नेक्स्ट अर्जुना अवार्ड। अर्जुना अवार्ड बेसिकली किसको मिलता है? अर्जुना अवार्ड बेसिकली रिकॉग्नाइज एन एथलीट हु डिस्प्लेड अ कंसिस्टेंट एक्सीलेंस इन द स्पोर्ट्स। ठीक है, अर्जुना अवार्ड उनको मिलता है। फॉर एग्जांपल ज्योति को मिला है, अनु रानी को मिला है, नीतू को मिला है, स्वीटी को मिला है और वंदिका अग्रवाल को मिला है। ये एथलीट्स के हैं, बॉक्सिंग के हैं और चेस के हैं। तो ये अर्जुना अवार्ड मिला है। तो ऐसे ये पूरी लिस्ट है अर्जुना अवार्ड्स की। दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर। पैरा एथलीट्स भी हैं, पैरा बैडमिंटन भी है, पैरा शूटिंग भी है, पैरा जूडो भी है, इसमें अवार्ड्स हैं। नेक्स्ट यू शुड बी रिमेंबर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सो बेसिकली उनको मिलता है जिन्होंने थ्रू आउट द करियर काफी ज्यादा अचीवमेंट अवार्ड किया, अर्जुना अवार्ड। अर्जुना अवार्ड की भी 2 कैटेगरी है, अर्जुना अवार्ड एंड अर्जुना लाइफ टाइम कैटेगरी अवार्ड। तो लाइफ टाइम कैटेगरी अवार्ड में केवल 2 लोगों को मिला है, सुच्चा सिंह जो कि एथलीट्स हैं एंड मुरलीकांत पेटकर जो कि क्या है, पैरा स्विमिंग करते हैं। तो इनको मिला है। नेक्स्ट इज द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड किनको मिलता है? उनको मिलता है जो कोचेस का काम करते हैं, डेडिकेटेड कोचेस होते हैं हु हैव कंसिस्टेंटली गाइडेड द एथलीट्स इन द स्पोर्ट्स। सो बेसिकली ये 2 कैटेगरीज में होता है, रेगुलर एंड लाइफ टाइम। तो रेगुलर की बात की जाए तो ये रेगुलर की लिस्ट है और ये लाइफ टाइम्स की लिस्ट है, जैसे कि एस मुरलीधरन बैडमिंटन एंड श्री आर्मंडो एग्नीलो कैलको को फुटबॉल के लिए मिला। तो ये कोचेस को मिलता है द्रोणाचार्य अवार्ड। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हाईएस्ट अवार्ड है। अर्जुना अवार्ड भी 2 कैटेगरी है, अर्जुना अवार्ड एंड लाइफ टाइम अर्जुना अवार्ड। सेम वे द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर है, लाइफ टाइम कैटेगरीज की है। थर्ड आता है दैट इज कॉल्ड माका ट्रॉफी। माका ट्रॉफी इज नेम्ड आफ्टर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी। सो बेसिकली उनको मिलता है, इट हैज बीन अवॉर्डेड एनुअली, और ये एनुअली मिलता है who are having a sports excellence in sports and inter यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट। जो यूनिवर्सिटी के टूर्नामेंट में काफी ज्यादा बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं एंड द एफर्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटी इन फोस्टरिंग द स्पोर्ट्समैनशिप, और उन यूनिवर्सिटीज को बताते हैं कि आप बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, तो इसके लिए स्टूडेंट्स के अंदर टैलेंट, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स, तो उसके लिए माका ट्रॉफी अवार्ड मिलता है। जो ओवरऑल की बात की जाए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एंड गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, तो ये ओवरऑल विनर है जो कि आपको ध्यान में रखना है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का तो नाम भी था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप किया था 2024 में, जो हमने देखा भी था। इसके बाद आता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ठीक है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार बेसिकली व्हाट हैपन, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फॉर प्रमोशन इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। ये उनको मिलता है जो कि डेवलपमेंट काफी ज्यादा करते हैं स्पोर्ट्स को लेके। सो व्हाट हैपन, इट हैज बीन अवॉर्डेड टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एंटिटीज। उन ऑर्गेनाइजेशन और उन एंटिटीज को मिलता है जिनका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है और सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स। और ये अवार्ड किसको रिकॉग्नाइज करता है, इट हैज बीन रिकॉग्नाइज द स्पोर्ट्स कल्चर नरिचिंग द टैलेंट। ठीक है, रिसिपेंट कौन है इनका, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, एक ही थे, तो जो हमने आपको इसमें बता दिया। तो याद रखो, तो हमने आपको क्या बताया कि आप लोग भी करंट अफेयर्स प्रिपेयर करते हैं, तो आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। डिफेंस करंट अफेयर्स आपको देखना है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स आपको देखना है। ठीक है, कोई भी प्लेसेस न्यूज में हो वो आपको कवर करना है। ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट समिट्स आपको करनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट अवार्ड, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, फिल्म फेयर अवार्ड हो, ठीक है, ऑस्कर अवार्ड हो, ठीक है, नोबेल प्राइज हो, तो वो सारे टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
तो ये टॉपिक्स आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जहां जहां हमको विशेष तौर पे ध्यान देने की जरूरत है। तो आज वाली क्लास में हमने मैक्सिमम करंट अफेयर डिस्कस किए एंड आई विल बी शेयरिंग यू द लिस्ट ऑफ ऑल दिस पीडीएफ। मैं पीडीएफ भी आपको शेयर करूंगा और आपने सारा नोट डाउन भी किया होगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।